सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर पॉइंट। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो सबसे पहले सॉरी, और कल की वीडियो में बहुत ज़्यादा जो है बैकग्राउंड नॉइसेस का इशू था, आज नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक कि बी एड फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड है, और उसके बाद में जो बुक नेम है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। और यहाँ पे हर तरीके के PYQs, एक भी PYQs मैंने छोड़ा नहीं है, और बिल्कुल रियल एग्जांपल्स के साथ में हम पढ़ेंगे। और अब तक आपने देखा होगा कि जो जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं नेक्स्ट डे पेपर में वो ही उन्हीं में से चीज़ें आई है, अगर आपने ढंग से मेरी वीडियोस को देखा है। सो लेट्स स्टार्ट। डिस्कस कीजिए कि बर्थ और ग्रोथ कहाँ से हुई इंडियन नेशनलिज्म की। सो सबसे पहले तो ये पहली बात तो ये कि ये हर साल आता है, क्या पता इस बार भी आ जाए। इंडियन नेशनलिज्म क्या है? तो एक फीलिंग है लव की फॉर इंडिया, इंडिया के लिए एज वन नेशन, एक नेशन की तरह, और वो इच्छा कि हम जो है ब्रिटिश रूल से फ्री हो गए। यानी कि जो इंडियन नेशनलिज्म है वो एक लव की फीलिंग है इंडिया के लिए, क्योंकि हम एक नेशन है और एक डिज़ायर है कि हम जो है ब्रिटिश रूल से फ्री हो चुके हैं। और ये ग्रीव हुई है स्लोली, ये धीरे धीरे जो है आई है आगे 1857 के रिवॉल्ट से 1947 तक। क्यों, वाई, क्या कोजेज़ है नेशनलिज्म के ग्रू होने का? सो ब्रिटिश ने हमें हद से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। ब्रिटिश ने जो है इंडिया की वेल्थ को कहाँ ले गए? पूरे के पूरे उठा के इंग्लैंड में ले गए। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस को इम्प्लीमेंट कर दिया। हम कोई भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते थे। इंडियन वीवर्स यानी कि जो हाथ से बुनने वाले जो कारीगर थे उनकी जो जॉब है वो चली गई, जिससे जो है इंडियन को एंग्री बना दिया। हद से ज़्यादा इंडियन के अंदर एंगरनेस की फीलिंग हो गई। 1857 के रिवॉल्ट में क्या हुआ? सोल्जर्स, फार्मर्स, प्रिंस, यानी कि सब ने एक साथ मिलकर लड़ाई की, और ये दिखाता है कि जो इंडियंस है वो यूनाइट हुए अगेंस्ट ब्रिटिश। ये पहली वॉर थी हमारी इंडिपेंडेंस के लिए। फिर थर्ड पॉइंट इज़ रोल ऑफ एजुकेशन। जो ब्रिटिश एजुकेशन था उसने नया आइडिया हमें बता दिया फ्रीडम का और डेमोक्रेसी का। इंडियंस ने रीड किया फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के बारे में और अमेरिका के इंडिपेंडेंस के बारे में, तो हमारे अंदर ये हुआ कि अब हमें भी यही चीज़ें चाहिए। रोल ऑफ प्रेस, प्रेस का क्या रोल रहा? न्यूज़पेपर जैसे कि केसरी जो तिलक ने लिखे, इंडियन मिरर ने स्प्रेड कर दिया मैसेज। फ्रीडम का जो मैसेज था वो किससे स्प्रेड हुआ? मास मीडिया यानी कि प्रेस से, और ये बहुत लाखों इंडियंस तक जो है ये आइडिया पहुंचा। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए गए, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने चलाए। स्वामी विवेकानंद ने एक इंडियन कल्चर को क्रिएट किया, एक प्राइड लेके आए वो इंडियन कल्चर के लिए, यानी कि हमें गर्व होना चाहिए अपने इंडियन कल्चर पे, और सारे के सारे पीपल को जो है कल्चर के अंडर जो है यूनाइट कर लिया। फिर एक चीज़ थी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की, जो वेल्थ थ्योरी थी, जो दादा भाई नारोजी ने शो की कि कैसे जो ब्रिटिश है वो हमारा सारा का सारा सामान इंग्लैंड लेकर जा रहे हैं और इंडिया को ही पुअर बना रहे हैं, हमारे से ही सामान लेके और हम ही पुअर बना दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन 1905 में, जब ब्रिटिश ने डिवाइड कर दिया बंगाल को हिंदू और मुस्लिम को वीक करने के लिए, तो इंडियंस जो है दोबारा से उनके खिलाफ क्या हो गए? यूनाइटेड हो गए। फॉर्मेशन ऑफ INC, AO ह्यूम ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया। फाउंडर कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के? AO ह्यूम, जिसने इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म दे दिया डिमांड करने, फ्रीडम को डिमांड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब एक बुली जो है एक पूरी पूरी क्लास को ट्रबल करता है, परेशान करता है, जो हर एक स्टूडेंट जो है उसके खिलाफ यूनाइट हो जाते हैं। जो ब्रिटिश ने इतना एक्सप्लॉयटेशन किया इंडिया का, तो सारे के सारे जो है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, कोई भी कास्ट हो, वेदर इट इज़, सारे के सारे जो है यूनाइट हो गए और एक वन नेशनलिस्ट मूवमेंट उन्होंने चलाना स्टार्ट कर दिया। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के मेथड्स क्या थे वो चीज़ें बताइए। तो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थे, जो AO ह्यूम ने बनाई थी, जो उसके फाउंडर थे, उनके दो ग्रुप्स थे। मॉडरेट्स जिनकी अप्रोच सॉफ्ट थी, और एक्सट्रीमिस्ट जिनकी अप्रोच जो थी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। दोनों के जो बिल्कुल दोनों का जो वो चीज़ था ना कि क्या एम था, दोनों का जो एम था वो बिल्कुल सेम था। दोनों को फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन दोनों ने मेथड अलग अलग यूज़ किए। मॉडरेट्स का क्या, मॉडरेट्स जो थे वो थे, मॉडरेट्स के लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सारे लीडर्स थे मॉडरेट्स के। इनके मेथड से पिटीशंस, प्रेयर करके, पीसफुल डिमांड्स रख के ब्रिटिशर्स के सामने कि प्लीज़ हमें भी राइट दो, ये वाली चीज़ें। ये वे बिलीव किए करते थे कि जो अगर हम ब्रिटिशर्स से ऐसे पूछेंगे तो पोलाइटली आस्क करेंगे तो वो सुन लेंगे हमारी बात। उनकी डिमांड क्या थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एक्सपेंशन हो, टैक्सेस को रिड्यूस किया जाए और इंडियन इंडस्ट्रीज़ का भी प्रमोशन हो। स्ट्रेंथ क्या थी इनकी कि ये अवेयरनेस को क्रिएट कर रहे थे और कुछ रिफॉर्म्स जो है पीसफुल मीन्स से जो है कर रहे थे। इनकी वीकनेस थी ये हद से ज़्यादा सॉफ्ट थे, और ब्रिटिश जो है कभी कभी इन्हें सीरियस लेते थे, वरना इनकी सुनते नहीं थे।
फॉर एग्जाम्पल मॉडरेट वो स्टूडेंट है जैसे कि जो एक टीचर से रिक्वेस्ट करता है हॉलीडे के लिए, तो टीचर जो है वो सुन भी सकती है, नहीं भी सुन सकती है, डजेंट मैटर। एक्सट्रीमिस्ट में कौन आते थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इनके मेथड थे कि सारे के सारे जितने भी ब्रिटिश गुड्स है, जो ब्रिटिश का जो सामान है उसको बॉयकॉट कर दो, मतलब बिल्कुल यूज़ मत करो उस चीज़ को, स्वदेशी अपनाओ, अपने इंडियन जो प्रोडक्ट्स है उसको अपनाओ। मास एजिटेशंस और एग्रेसिव नेशनलिज्म के मेथड्स जो थे उनके थे। बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन था कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं इसको लेके रहूँगा। गणेश चतुर्थी को यूज़ करते हुए, शिवाजी फेस्टिवल्स को यूज़ करते हुए उन्होंने मासेस को यूनाइट किया। स्ट्रेंथ क्या थी उनकी कि जो कॉमन पीपल है वो फ्रीडम स्ट्रगल में आ गया है, लेकिन वीकनेस क्या थी कि ये हद से ज़्यादा वायलेंट थे और ब्रिटिशर्स ने इनके लीडर्स को क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। मॉडरेट्स पिटिशंस और प्रेयर्स पे भरोसा करते थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे कि बिल्कुल बॉयकॉट कर दो इनकी सारी चीज़ों का। मॉडरेट्स में कौन कौन थे? गोखले थे और नावरावजी थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन पाल। एक्सट्रीमिस्ट को कोई ट्रस्ट नहीं था ब्रिटिशर्स के ऊपर कि हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, उनमें ये था बस जो करना है हम ही करना है। लेकिन मॉडरेट्स जो है थोड़ा सा ट्रस्ट रखते थे ब्रिटिशर्स के ऊपर कि क्या पता हमारी बात सुन ले। मॉडरेट्स के जो रिजल्ट थे वो बहुत ज़्यादा स्लो थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट के जो रिजल्ट थे वो बहुत ज़्यादा फास्ट थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कोर्स बताइए, फीचर बताइए और नॉन कॉपरेशन वापस क्यों लिया गया ये चीज़ बताइए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी का फर्स्ट मास मूवमेंट था, जिसमें इंडियंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है कोऑपरेट करने के लिए किसी भी वे में बिल्कुल मना कर दिया, और उन्होंने ब्रिटिश रूल को इंडिया में हेल्प करने से भी मना कर दिया। क्यों स्टार्ट हुआ ये जलियांवाला बाग मैसेकर? सबको पता है कि ब्रिटिश जनरल डायर ने 379 प्लस पीपल, इनोसेंट पीपल जो सिर्फ मेला देखने आए थे, कुछ सिर्फ घूमने आए थे, उन सारे लोगों को, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे अमृतसर के अंदर, सारे लोगों के ऊपर फायरिंग करा दी। सारे के सारे जो दरवाजे हैं वो बंद करवा के सारे लोगों के ऊपर फायरिंग करा दी, चाहे वो कोई प्रोटेस्ट वाला हो, चाहे कोई मेला देखने आया हो, चाहे कोई कुछ भी हो। कोई कुएं में कूदने लगा तो वो कुएं में कूद के मर गए सारे के सारे, कोई एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जब फायरिंग होनी स्टार्ट हुई तो वो मतलब काफ़ी बड़ा हत्याकांड था, बहुत जाने गई उसके अंदर। गांधी ने ब्रिटिश रूल को कहा कि ये स्टैनिक है, इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। रॉलेट एक्ट लेके आए कि ब्रिटिश जो है किसी भी इंडियन को बिना किसी ट्रायल के अरेस्ट कर सकती है, कोई बेल नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई सुनवाई नहीं, किसी भी चीज़ को हम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ही अनजस्ट चीज़ थी जो रॉलेट एक्ट लेके आए थे 1919 का, बिल्कुल बेकार चीज़ थी ये। तीसरी चीज़ उठी खिलाफत इशू। ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया ऑटोमन खलीफा को, जो इस्लामिक लीडर थे वर्ल्ड वॉर 1 में। तो जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो हर्ट थे कि हमारा जो लीडर है उसको जो है बंदी बना लिया। तो गांधी ने सपोर्ट किया मुस्लिम्स को, और जो हिंदू और मुस्लिम है उससे क्या हो गए? यूनाइटेड हो गए। मॉन्टेगो चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि उसने भी इंडियंस को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया और इनफ रिप्रेजेंटेशन उसको नहीं दी गई। फीचर्स क्या थे? फिर इंडियंस ने क्या किया? सारे के सारे ब्रिटिश स्कूल्स को और कॉलेजेस को बॉयकॉट कर दिया। स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दिया। ब्रिटिश कोर्ट को बॉयकॉट कर दिया। लॉयर्स ने वहाँ प्रैक्टिस करनी बंद कर दी। ब्रिटिश का जितना भी सामान था वो फॉरेन क्लोथ्स थे वो सारे के सारे जला दिए। इलेक्शन को और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बॉयकॉट कर दिया, यानी कि कोई जरूरत नहीं है इलेक्शंस की तुम्हारे। और ब्रिटिश के जो टाइटल्स थे, मेडल्स थे, वो सारे के सारे वापस कर दिए। और गांधी जी ने कौन सा जो टाइटल है, वो जो मेडल है वो कौन सा रिटर्न किया था? केसर-ई हिंद, केसर-ई हिंद। जो स्ट्राइकर्स थे वो जो पीसफुल प्रोटेक्ट थे वो अक्रॉस इंडिया वो जो है चलने स्टार्ट हो गए, हड़ताल शुरू हो गई। अब विड्रॉल इस गांधी जी ने से क्यों बंद कर दिया? चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर के अंदर, जब जो एंग्री मॉब थे वहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया और 22 पुलिसमैन उसमें मर गए। गांधी जी बिल्कुल सख्त खिलाफ थे वॉयलेशन की, तो गांधी जी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। उन्होंने नॉन वायलेंस को अपना वेपन बनाया। उन्होंने कहा कि अगर हम वायलेंस का यूज़ करेंगे तो हम अपनी स्ट्रेंथ को खो देंगे। गांधी जी ने इस मूवमेंट को फटाफट से कॉल ऑफ कर दिया, और इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद बहुत सारे लीडर्स ने जो है ओपोज भी किया इस चीज़ का, लेकिन फिर भी गांधी जी ने जो है ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट था इसको कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि मना कर दी इस चीज़ को। इम्पैक्ट और रिजल्ट क्या रहे इस चीज़ के? तो बहुत से इंडियंस जो ज्वाइन हुए थे फ्रीडम स्ट्रगल में फर्स्ट टाइम, हिंदू मुस्लिम्स जो थे उनकी यूनिटी इस टाइम पे बिल्कुल पीक पे थी, क्योंकि क्या हुआ था ऑटोमन एम्पायर में जो वर्ल्ड वॉर 1 में उनके जो लीडर थे उनको हरा दिया था, जिससे मुस्लिम्स क्या हुए थे? हर्ट हुए थे। ब्रिटिश ने रियलाइज़ किया कि इंडियंस जो है वो आराम से सारी चीज़ों को रोक सकती है। कांग्रेस एक मास मूवमेंट बन गई हर चीज़ के लिए। तो ये चीज़ याद रखेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1920 में, स्टॉप हुआ 1922 में। इसका रीज़न था चोरी चोरा, इसके लीडर थे गांधी, और ये फॉर फैक्ट हमेशा आते हैं एग्जाम में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? इसका डेफिनेशन थी, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट
गांधी का सेकंड मास मूवमेंट था। पहला कौन सा था? एनसीएम, और दूसरा था सीडीएम। इंडियंस जो है डेलिबरेटली उन्होंने ब्रिटिश के सारे रूल्स को जो है मना कर दिया, तोड़ दिया, और उन्होंने कहा था कि जो अनजस्ट लॉ जो ये तुमने बनाए हैं ना हमारे लिए, हम इसको बिल्कुल भी ओबे नहीं करेंगे, डिस ओबे करेंगे हम। कैसे स्टार्ट हुआ ये? सॉल्ट सत्याग्रह, जो दांडी मार्च वाली जो यात्रा हुई थी, जो 12 मार्च को शुरू हुई, 16 अप्रैल तक 1930 में। गांधी जो है 241 माइल्स चले थे साबरमती आश्रम से दांडी के गुजरात के कोस्ट तक। 78 फॉलोवर्स उनके साथ में थे। बाद में ये भीड़ और ज़्यादा बढ़ गई थी और लोग इसमें जुड़े थे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने सॉल्ट को उठाया समुद्र से, और ये क्या तोड़ा उन्होंने? सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि सिर्फ हम ही जो है नमक बना सकते हैं, तुम नहीं बनाओगे, हम करेंगे तुम नहीं करोगे। सॉल्ट जो है चूज़ किया गया, क्योंकि सॉल्ट ही की चूज़ किया, क्यों सिर्फ नमक के ही लिए इतने माइल्स चले? क्योंकि सॉल्ट जो है वो हर एक गरीब की जो है, हर एक गरीब की बेसिक नीड है सॉल्ट, नमक, और इसने जो है हर एक सारे के सारे इंडिया को जो है कनेक्ट कर दिया। फीचर्स क्या थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के? सॉल्ट जो है घर आ गया, सॉल्ट लॉ के द्वारा ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया, स्पेशली लिक्विर और क्लोथ्स को। पिकेटिंग, जो फॉरेन क्लोथ्स थी उनकी शॉप्स को जो है पिकेट कर दिया, यानी कि तोड़ना फोड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। टैक्सेस के पेमेंट देने से मना कर दिया, और जो फॉरेस्ट लॉ थे इसके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा वॉयलेशन हुआ। वुमेन्स ने जो है मैसिवली पार्टिसिपेट किया पहली बार, क्योंकि सॉल्ट तो होना भी चाहिए ना। और इसका जो पैक्ट फीचर्स है वो ये भी है कि जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें ब्रिटिश एग्री किए कि हम जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करेंगे, तब जाके गांधी ने एग्री किया कि हाँ मैं अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊँगा। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि ब्रिटिश की इंडिया जो है वो परमानेंटली सप्रेस नहीं किए जा सकते। अब इंडिया वालों को दबाना बहुत आसान काम नहीं है। वुमेन्स भी जो है पब्लिक लाइफ में एंटर हो चुकी है, पॉलिटिक्स में परमानेंटली। इंटरनेशनल जो अटेंशन है वो खींच ली है दांडी मार्च के थ्रू, वर्ल्ड मीडिया में चल चुकी है ये बात, और ब्रिटिश ने रियलाइज़ किया कि अब जो है सारी की सारी चीज़ें गांधी जी से चलेगी, लोग जो है गांधी जी के साथ निगोशिएट करके चलेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, इसकी कॉजेज क्या थे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी का मोस्ट एग्रेसिव मूवमेंट था, जिसने ब्रिटिशर्स को मैसेज प्रोवाइड किया कि इंडिया को फटाफट से छोड़ दो, और स्लोगन दिया करो या मरो, डू और डाई। कॉजेज क्या थे इसके? कि जो क्रिप्स मिशन था उसका वो फेल हो जाना। जो ब्रिटिश है उसने डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में, लेकिन इंडिया ने अब बोला कि हमें बिल्कुल कंप्लीट स्वतंत्रता चाहिए, हमें कुछ फालतू की बकवास नहीं चाहिए। इंडियंस ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। वर्ल्ड वॉर सेकंड एक कोर्स था, ब्रिटिश जो है वॉर को हार गए इसमें, और गांधी ने समझा कि अगर ये हार चुके हैं तो मतलब थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं तो हर्ट हुए होंगे, अब इनके हर्ट का हमें फ़ायदा उठाना है और इन्हें धकेल के मानेंगे यहाँ से, इंडिया से बाहर। और वॉर पॉलिसीज़ में जब इंडियंस को बिना उनके कंसेंट के ज़बरदस्ती, जो हमारे यंग पीपल थे उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया रिक्रूटमेंट के लिए कि जाओ सेना में जाओ और हमारी तरफ से लड़ो, तो उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा एंगर इंडियंस में भरा हुआ था। इकोनॉमिक हार्डशिप हो गई, बहुत ज़्यादा प्राइजेस हर चीज़ के बढ़ गए, क्योंकि सारे के सारे जो लोग थे वो काम करने वाले, वो सारे के सारे कहाँ चले गए? वॉर्स में चले गए। अब कमाने वाला कोई नहीं, टैक्सेशन इतनी ज़्यादा, तो सारी चीज़ों में मतलब बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई। और इस टाइम पे हंगर, स्टारवेशन और 2-3 बीमार फ्लू भी इस टाइम पे चल गए, तो सारी जगह हर चीज़ की शॉर्टेज। तो इसने क्या किया? बहुत ज़्यादा एंगर कर दिया इंडिया वालों के मन में। सिग्निफिकेंस क्या था, क्यों ये इंपॉर्टेंट था? डू और डाई का जो मोस्ट पावरफुल स्लोगन था, ये इसने इंडिया की डिटर्मिनेशन को दिखाया कि अब तुम्हें ऐसे जाना पड़ेगा चाहे हो जाओ कुछ। लार्जेस्ट मास पार्टिसिपेशन था ये किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल हिस्ट्री में, यानी कि सबसे ज़्यादा मास पार्टिसिपेशन हुआ इसमें। ब्रिटिश ने सारे के सारे अरेस्ट कर लिए टॉप लीडर्स, गांधी, नेहरू, पटेल, कुछ ही घंटों में। लेकिन जो मूवमेंट है वो बिना लीडर्स के भी कंटिन्यू रहा, चाहे कुछ भी कर लो हम कंटिन्यू रहेंगे। अंडरग्राउंड जो रेडियो स्टेशन थे, पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म की गई, यानी कि अंडरग्राउंड चीज़ें स्टार्ट हो गई, और ये दिखाया गया कि अब जो है ब्रिटिशर्स हमारी बिना मर्जी के, विदाउट कंसेंट, अब इंडिया को गवर्न नहीं कर सकते। और गोवलाई टैंक मैदान में जो बॉम्बे में हुआ, अगस्त करनी मैदान टुडे जो उसको आज हम बोलते हैं, ये पास हो गया बॉम्बे, और इसने लड़ गया डायरेक्टली इंडिया के इंडिपेंडेंस को 1947 में। डिस्क्राइब द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया। कब से कब तक? दिसंबर 9, 1946 से नवंबर 26, 1949 तक। और ये रूल में कब आया, कब इसका इफेक्ट आना शुरू हुआ? 26 जनवरी 1915, दैट इज़ रिपब्लिक डे अवर। क्या डिमांड क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? एम एन रॉय ने सबसे पहले सजेस्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया 1934 में। कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया 1935 में, और कैबिनेट मिशन प्लान जो था उसने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया और बना दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे शुरू में, लेकिन पार्टीशन के बाद यानी कि जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब सिर्फ 299 मेंबर्स ही रह गए। पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 9, 1946 में, जहाँ पे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है टेम्पररी चेयरमैन थे, परमानेंट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, हु इज़ द फादर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। को नहीं जानता इन्हें। इंपॉर्टेंट कमिटीज़, ड्राफ्टिंग कमिटीज़ में डॉक्टर BR अम्बेडकर चेयरमैन थे, जिन्होंने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को राइट किया। यूनियन पावर्स कमेटी में कौन था? जवाहरलाल नेहरू। फंडामेंटल राइट कमेटी में वल्लभ भाई पटेल, और प्रोविंशियल कमेटी में सरदार पटेल। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे रिजोल्यूशंस के? तो 13 दिसंबर को 1946 को नेहरू जो है फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस की तरफ मूव कर गए और डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, जस्टिस के साथ में लिबर्टी हो और सबके लिए इक्वालिटी हो। सो ये बन गया प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। इस कितना टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? 2 साल 11 महीने और 17 दिन। 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट किया, और ये फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1915, जो हम आज के तारीख में रिपब्लिक डे के जैसे सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फीचर्स बताइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। सेलिएंट फीचर का क्या मतलब होता है? वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल यूनिक बनाती है बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास में 395 आर्टिकल, 12 शेड्यूल और 22 पार्ट्स है, जो लॉन्गेस्ट है सारे वर्ल्ड में। यूएसए के पास सिर्फ 7 आर्टिकल्स है, लेकिन हमारे पास है 395। फेडरल विद यूनिटी बाइज, जो पावर है वो डिवाइडेड है। कल वाली उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो फेडरल और यूनिटरी पावर है, यूनिटरी का मतलब सारी की सारी पावर जो एक आदमी के हाथ में हो, और फेडरल मतलब जब पावर डिवाइडेड हो सेंटर और स्टेट के बीच में। तो हमारी कैसी है? फेडरल पावर है, स्टेट्स और सेंटर के बीच में डिवाइडेड है, लेकिन सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये ओवरराइड कर जाती है स्टेट्स पे एमरजेंसी के टाइम पे, और इसको हम क्वासी फेडरल भी बोलते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो प्रेसिडेंट है वो इसमें नॉमिनल हेड होते हैं, पीएम और कैबिनेट जो है इसके रियल रूलर्स होते हैं, जो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट है जो हर एक सिटीजन को मिले हुए हैं। कोर्ट को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर ये वायलेट किए जाए तो अगर हमें इन चीज़ों को करने से कोई रोके तो हमें जो है इनके खिलाफ जो है वायलेशन कर देना चाहिए, कोर्ट के पास जाना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है स्टेट पॉलिसी के? जो आर्टिकल 36 से 51 तक थे, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए, ताकि जो वर्क वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए जो वर्क है ये जस्टेबल नहीं है। हम कोर्ट जा सकते हैं अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ चीज़ें जो है मॉरली बाइंड करती है हमें। सेकुलर स्टेट, कहीं भी ऑफिशियल रिलीजन ना हो, स्टेट्स सारे के सारे जो रिलीजन है वो बिल्कुल ट्रीट किया जाए इक्वली। एवरी सिटीजन जो है वो हर एक सिटीजन को अपनी अपनी इच्छाओं से कोई भी रिलीजन वो मान सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। हर एक लॉ जो है बिल्कुल, हर एक धर्म जो है बिल्कुल इक्वल है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म गवर्नमेंट है। वो सारे के सारे जो लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठाएगी उन सबको जो है सही कर देंगे। जजेस को जो है गवर्नमेंट फायर नहीं कर सकती। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18+ जो भी हो जाएगा उसको वोट करने का अधिकार है, चाहे कोई कितना भी धनपति हो, किसी की कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर हो, कोई भी रिलीजन हो, वोट करने से हम उसे नहीं रोक सकते। सिंगल सिटीजनशिप, हर एक इंडियंस जो है वो सिटीजन नहीं है सिर्फ इंडिया का, बल्कि ये प्रमोट करता है जो ऑल इंडियंस है वो इंडिया के ही सिटीजन्स है, और प्रमोट करते हैं ये चीज़ें नेशनल यूनिटी को। इमरजेंसी प्रोविजंस, नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो प्रेसिडेंट का रूल है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। जो सेंटर है वो पावरफुल बन जाता है। FR और DPSP का डिफरेंस बताइए और क्या कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों में ये बताइए। FR का मतलब है फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, और DPSP का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट वो गारंटी एक्ट जो कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। DPSP का मतलब है वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो मॉरली हमें बाइंड करती है और कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स है कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 12 से 35 तक। फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिएबल है, हम कोर्ट में जा सकते हैं इनके लिए। नेगेटिव राइट्स है गवर्नमेंट नहीं भी कर सकती, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करती है स्टेट से। ये जो यूएसए बिल ऑफ राइट्स है उससे हम ये इंस्पायर हैं। इमरजेंसी के टाइम पे ये सारे राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं। इनका एग्जांपल है राइट टू इक्वालिटी, फ्री स्पीच और भी चीज़ें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आर्टिकल्स है 36 से 51 तक नॉन जस्टिएबल है, हम इस चीज़ के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। पॉजिटिव ड्यूटी है, गवर्नमेंट को करना ही चाहिए। जो गाइड स्टेट है सोशल वेलफेयर के लिए।
ये एक गाइड स्टेट है सोशल वेलफेयर के लिए, यानी कि लोगों के भले के लिए। इरिस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने ये लिया है, ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता, हमेशा अप्लाई होगा, जैसे कि इक्वल पे, फ्री एजुकेशन और हेल्थी इन्वायरमेंट। कॉन्फ्लिक्ट क्या है इन दोनों चीज़ों के ऊपर, क्या लड़ाई झगड़ा है? सो माइनेर्वा मिल्स केस, सुप्रीम कोर्ट रूल करती है एफआर और डीपीएस एफआर और डीपीएसपी जो है बैलेंस होनी चाहिए, नीदर जो है ये कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड नहीं होनी चाहिए, बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि क्या ये दोनों ओवरराइड कर सकती हैं? सो नहीं कर सकती बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्या है? प्रेसिडेंट को डिस्कस कीजिए, इलेक्शंस, पावर और पोजीशन बताइए प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया का वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसकी है? प्रेसिडेंट की है, लेकिन एक्चुअली किसकी है? पीएम की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। पेपर पे किसकी है? प्रेसिडेंट की, लेकिन एक्चुअली में किसकी है? पीएम की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये इलेक्टोरल कॉलेज से जो है इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के, राज्यसभा वाले, लोकसभा वाले, वो और इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये सब इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, नॉर्मल पीपल नहीं करते हैं। मेथड क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस क्या टर्म्स है? 5 ईयर्स के, जैसे प्राइम मिनिस्टर का होता है ऐसा ही होता है। आर्टिकल 52 कहता है कि एक प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। आर्टिकल 54 बोलता है कि प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करवानी ज़रूरी है और हर 5 साल के बाद जो है री इलेक्ट कर देना चाहिए। क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए एक प्रेसिडेंट बनने के लिए? कि इंडिया का सिटीजन हो, मिनिमम 35 साल का हो और एलिजिबल मेंबर हो लोकसभा का, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। पावर्स क्या होती है प्रेसिडेंट की? एग्जीक्यूटिव पावर, सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। अपॉइंट करते हैं सीएम को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, जजेस को और एम्बेसडर्स को। लेजिस्लेटिव में क्या पावर होती है? कि जो समन्स होते हैं पार्लियामेंट के, समन्स और प्रोस्पेरियस जो पार्लियामेंट होती है, जॉइंट सिटिंग को एड्रेस कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, और बिल्स में जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो ना जाए तब तक वो बिल पास नहीं हो सकता। जुडिशियल पावर, पार्डन की जा सकती है, रिप्रीव करी जा सकती है, और जो कम्यूटेड सेंटेंस है यानी कि जो फांसी की सज़ा है उसको भी वो मना कर सकते हैं, उनके पास पावर है। अगर प्रेसिडेंट ने एक बार बोला कि फांसी रोक दो, मतलब फांसी नहीं होनी चाहिए, तो उस इंसान को फांसी नहीं होगी। प्रेसिडेंट हैव द मेन पावर। वीटो पावर कि ये एसेंट टू बिल्स, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो और सुपेंसिव वीटो में जो है एक पावर होल्ड करते हैं। एसेंट देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये सारे के सारे जो है चीज़ें ये एक सिग्नेचर करते हैं बिल्स पे। जब तक ये प्रेसिडेंट की सिग्नेचर ना हो जाए किसी बिल पे, तो जब तक वो बिल जो है पास नहीं माना जाता। आर्टिकल 123 बोलता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। पोजीशन क्या है? रियल है इनकी या नॉमिनल है? प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। जो 42nd अमेंडमेंट है और जो 44th अमेंडमेंट है वो क्लियर करते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस पे उन्हें एक्ट करना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो उसके पास क्या है? पॉकेट वीटो, एक बिल को वो मतलब डिले कर सकते हैं बिना साइन करे और बिना उसे लौटाए। क्वेश्चन 10, पार्लियामेंट को और कंपोजिशन एंड फंक्शंस को एक्सप्लेन कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।